पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, जय जय श्री राम। मैंने दीदी का एक इंटरव्यू देखा था, वो कहती थी मैं इनके गढ़ में लड़ने के लिए चली गई। दीदी इस बार तो शुभेंदु दा ने आपके घर में आकर हराया है। दिन भर की खबरों के रिवीजन के बाद अब पाठशाला में पहले चैप्टर की बारी, जो कि बंगाल से। अमित शाह ने शुभेंदु को काम की लिस्ट थमा दी है। सबसे पहले बंगाल में क्या होने वाला है, मोदी शाह की रणनीति, शुभेंदु का संघर्ष, 6 साल में कैसे ढह गया दीदी का भेद किला। आपने कहावतें सुनी होंगी कि 100 सुनार की एक लुहार की। आपने लोगों को यह बातचीत करते हुए भी सुना होगा कि दिल की जो टीस होती है वो लंबे समय तक बनी रहती है और जाती जल्दी नहीं है। पहले प्रचंडजीत और शुभेंदु के नाम का ऐलान हुआ तो वो टीस विजय तिलक के तौर पर तब्दील हो गई। कल सुबह बंगाल में अभूतपूर्व मजमा लगने वाला है इसके बाद, और ऐसा मजमा जैसा शायद पहले कभी नहीं लगा होगा। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कोलकाता पहुंचने भी लगे हैं। 21 राज्यों में एनडीए के मुख्यमंत्री हैं, 16 राज्यों में सीधे बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, और बंगाल में शपथ हो रहा है। बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हुए, चाहे आप वाजपेयी, आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी या उनसे पहले सभी के जितने टॉप नेताओं के आप नाम ले सकते हैं, ले लीजिए। सबके मन में टीस थी, जिस टीस की चर्चा मैंने पहले की, और टीस यह थी कि बंगाल जीतेंगे कब, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती, वहां पर जीत कब मिलेगी, वहां पर बीजेपी का झंडा कब लहराएगा। अमित शाह ने आज कोलकाता में यह किस्सा सुनाया कि 370 हटा तो भी ये टीस बनी रही, और टीस बनी रही कि भाई बंगाल कब जीतेंगे, जहां से पूरी आइडियोलॉजी निकली वहां पर जीत कब मिलेगी। क्योंकि यह बंगाल को सिर्फ सत्ता के लिए नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जीतना जरूरी था, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए जीतना जरूरी था। इसका जिक्र आज अमित शाह कर रहे थे। बंगाल से लगती जो सीमा है, राष्ट्रीय सुरक्षा को लगातार वहां से चुनौती मिल रही थी। बांग्लादेश से घुसपैठ के 2 सबसे बड़े गलियारे थे। पहला गलियारा है बंगाल का और दूसरा गलियारा है असम का। असम में हिमंता सरकार घुसपैठ पर कंट्रोल का दावा कर चुकी है, लेकिन बंगाल में बीजेपी बेबस थी, और पहले भी इसका जिक्र होता था कि फेंसिंग के लिए जमीन नहीं मिल रही। इसीलिए आज जब अमित शाह बीजेपी के पहले सीएम का नाम ऐलान करने कोलकाता पहुंचे तो उनके चेहरे पर संतोष था, खुशी थी। और यह संतोष खुशी ऐसी ही नहीं थी, इसलिए थी कि एक लंबा सपना, एक लंबी प्लानिंग पूरी होने वाली थी। और जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि वैसे तो बंगाल उन श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि है जिन्होंने जनसंघ की नींव रखी थी, वो जनसंघ जहां से बीजेपी निकली। लेकिन बीजेपी बनने के बाद से बंगाल में भगवा एंट्री की लड़ाई शुरू हो गई। कुछ शुरुआती सफलताओं को अगर आप छोड़ देते हैं तो ग्राउंड लेवल पर 2014 से पहले बीजेपी का नाम ही लेने वाले लोग गिनती के थे, मुट्ठी भर लोग थे, और बहुत खोजेंगे तब जाकर लोग मिलते थे। लेकिन 2014 में जब मोदी शाह दिल्ली आए तब कोलकाता की लड़ाई के लिए मिशन मोड में काम शुरू हो गया। आप मत सोचिएगा कि अचानक से 2026 आया और बंगाल में नतीजा पलट गया। 14 से ही काम चल रहा था। फिर 2016 का चुनाव आया, लेकिन टीएमसी के साम दाम दंड भेद के आगे बीजेपी चारों खाने चित हो गई। नतीजा नहीं निकला जो बीजेपी चाह रही थी। पूरे देश में मोदी की प्रचंड लहर और बंगाल में बीजेपी के खाते में सिर्फ 3 सीट। आप सोचिए कितनी बड़ी निराशा हुई होगी कि जहां चले जाएं देश में जीत मिल जा रही है, लेकिन बंगाल में आई है तो 3 सीट मिली। और इसी को लेकर कई विपक्षी नेता तंज कस रहे थे, सवाल उठा रहे थे चुनावी प्रक्रिया पर कि पूरे देश में लहर थी और बंगाल में जीत रहे 3, तो इस बार कैसे जीत गए। लेकिन साहब अगले 10 साल में खेल पलट गया। शुभेंदु ने ऐसा क्या किया और क्यों मोदी शाह को शुभेंदु पर भरोसा हुआ, इसकी चर्चा भी मैं करूंगा और इसकी इनसाइड स्टोरी आपके सामने रखूंगा। शुभेंदु अधिकारी के राजनीतिक करियर में नंदीग्राम लकी चार्म कैसे साबित हुआ। भवानीपुर में टीएमसी का भट्टा बिठाने वाले शुभेंदु ने 6 साल में बीजेपी को बंगाल की सत्ता में कैसे पहुंचा दिया, यह भी आपको आज बताने वाला हूं। बंगाल से लौटते अखिलेश भी मिशन मोड में जुट गए। एकजुट हिंदू वोट को तोड़ने के लिए उनकी मिशन मोड में शुरुआत भी हो गई। अखिलेश ने यह कहना शुरू कर दिया कि बीजेपी पीडीए विरोधी है। उनको लग रहा है इस वाले कार्ड से वो हिंदू वोट बैंक वाला नैरेटिव में तोड़ दूंगा, जातियों में तोड़ दूंगा। राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी ओबीसी एससी विरोधी है। लेकिन बंगाल की जनता ने अखिलेश और राहुल की बात को कैसे झूठा साबित किया, आज आंकड़ा रखकर आपके सामने उसको बेनकाब कर दूंगा, पोल खोलूंगा।
अभिषेक बनर्जी ने अमित शाह को 4 मई वाला जो चैलेंज दिया था, उस पर आज बीजेपी ने अभिषेक के मजे कैसे लिए? शुभेंदु ने अमित शाह को आधुनिक चाणक्य क्यों बताया? बंगाल में हिंसा और महिला सुरक्षा की कठिन चुनौती को बीजेपी ने कैसे परास्त किया, इसकी भी आज बात होने वाली है। लेकिन पहले यह ट्रेलर आप देखिए। केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, जय जय श्री राम। मैंने दीदी का एक इंटरव्यू देखा था, वो कहती थी मैं इनके गढ़ में लड़ने के लिए चली गई। दीदी इस बार तो शुभेंदु दा ने आपके घर में आकर हराया है। तो अब एक और चीज बताता हूं जिस पर शायद आपने गौर किया होगा। बिहार के बाद बंगाल में ऐसा दोबारा हुआ कि सीएम फेस डिक्लेयर करने में बीजेपी ने कोई सरप्राइज नहीं दी। मीडिया रिपोर्ट्स में बंगाल में सीएम फेस के लिए शुभेंदु अधिकारी का ही नाम सबसे आगे चल रहा था और बीजेपी ने बिना किसी लाग लपेट के उनके ही नाम पर मुहर लगा दी। इसी तरह बिहार में भी हुआ था, वहां भी सम्राट चौधरी का नाम ही सबसे आगे चल रहा था और बीजेपी ने उनको ही सीएम की कुर्सी पर बिठा दी। शुभेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुने जाने का ऐलान खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया, जो बंगाल बीजेपी विधायक दल की बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक बनकर कोलकाता गए थे। आज सुबह जब शाह कोलकाता पहुंचे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग थी। विधायक दल की बैठक में वो पहुंचे और बैठक के बाद उन्होंने बताया कि विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए 8 प्रस्ताव और समर्थन उन्हें मिले और सभी 8 प्रस्ताव में एक ही नाम था और वो नाम था शुभेंदु अधिकारी का। इसके बाद अमित शाह ने सभी विधायकों को और भी प्रस्ताव देने के लिए वक्त दिया कि दे दीजिए, लेकिन दोबारा कोई प्रस्ताव नहीं आया। इसके बाद अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी को बंगाल बीजेपी विधायक दल का नेता घोषित कर दिया। शुभेंदु के नाम का ऐलान हुआ तो अमित शाह ने माला पहनाकर शुभेंदु का स्वागत किया। अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी को कमल के फूलों से बनी माला पहनाई, जिसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने अमित शाह के हाथ को अपने माथे से लगा लिया। सुनिए जब अमित शाह ने शुभेंदु के नाम की घोषणा की तो उस समय का माहौल कैसा था। कुछ समय पहले ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है। लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। आप सोचिए क्या ही गजब तस्वीर है बंगाल में। शुभेंदु अधिकारी कल सुबह 10 बजे कोलकाता के परेड ग्राउंड में सीएम पद की शपथ लेने वाले, लेकिन उनके घर पर अभी से जश्न शुरू हो गया। शुभेंदु के घर के बाहर की तस्वीर देखिए, कैसे ढोल नगाड़े बज रहे हैं, भगवा गुलाल उड़ रहा है और बीजेपी कार्यकर्ता खुशी के मारे नाच रहे हैं। यह खुशी शुभेंदु अधिकारी के चेहरे पर भी आज देखी। अमित शाह ने जब उनके नाम की घोषणा की, उसके बाद शुभेंदु अधिकारी जब अपनी बात कहने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने सभी विधायकों से आग्रह किया कि वो भी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने 10 बार पीएम नरेंद्र मोदी के नाम के जयकारे लगाए, जिसे अमित शाह समेत वहां मौजूद बीजेपी के सभी विधायकों ने दोहराया भी। सुनिए और देखिए। नरेंद्र मोदी जी जন্য সব বিধায়করা একবার উঠে দাঁড়িয়ে 1 মিনিট হাততালি দিন। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी जी 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 जिंदाबाद। आप सोचिए गजबे तस्वीर थी। 10 बार मोदी जी जिंदाबाद के नारे लगे, शुभेंदु अधिकारी ने लगवाए। तो जाहिर सी बात है, तस्वीर देखकर आप मानकर चलिए कि ममता बनर्जी सिर पीट रही होंगी। उसी तरह असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को देखकर
और वो वहां का प्रचंड बहुमत देकर कांग्रेस भी पैर पटक रही है, क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा और शुभेंदु अधिकारी ये दो ऐसे चेहरे हैं जो कभी कांग्रेस में रहे, उनके इकोसिस्टम का हिस्सा थे, लेकिन उस इकोसिस्टम से बाहर निकल गए और अपने अपने राज्यों में कमल खिला दिया। यह परिणाम यह बताता है कि बीजेपी विरोधी दल के किसी नेता को तोड़ने से पहले उसके बारे में कितना तगड़ा होमवर्क करती है। ऐसा नहीं कि कोई भी आए चला जाए और उसको टॉप पर पहुंचा दे। मतलब बीजेपी इस हद तक एनालिसिस करती है कि किस नेता के आने से बीजेपी का जनाधार कितना बढ़ेगा और वो नेता विरोधी दल को किस लेवल तक डैमेज कर सकता है। क्योंकि आप समझिए कि राजनीति में जब भी कोई बड़ा नेता दल बदलता है तो अकेला नहीं आता है, अपने साथ सैकड़ों भरोसेमंद पार्टी वर्कर्स और भारी भरकम वोट बैंक भी लेकर आता है। हिमंता बिस्वा शर्मा और शुभेंदु अधिकारी दोनों के केस में ऐसा ही हुआ। ये दोनों जमीनी पकड़ रखने वाले नेता हैं। इन दोनों नेताओं को अपने पुराने दल की कमजोरियां, रणनीतियां और आंतरिक हालात की भी पूरी जानकारी थी, और इसी जानकारी को बीजेपी ने असम में कांग्रेस के खिलाफ और बंगाल में टीएमसी के खिलाफ स्ट्रेटेजिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। हिमंता जैसे विरोधी दल के दमदार और बड़े जनाधार वाले नेता को पार्टी में शामिल करने का रिस्क और प्रयोग बीजेपी ने 2015 में असम में किया था, और एक साल बाद ही 2016 में असम में बीजेपी की सरकार बन गई। यानी यह बीजेपी का प्रयोग 100% सफल रहा। हिमंता के नेतृत्व में यह तीसरी बार है जब असम में बीजेपी का सीएम शपथ लेगा। पहली बार वाले में नहीं थे, दूसरी बार वाले में हिमंता सीएम बने। इसके बाद बीजेपी ने असम वाला यही प्रयोग बंगाल में दोहराया। बीजेपी ने 2020 में ममता के सबसे मजबूत नेता शुभेंदु अधिकारी को तोड़कर अपनी ओर मिला लिया। आप सोचिए कि जिस नंदीग्राम आंदोलन से ममता बनर्जी बंगाल की सत्ता तक पहुंची थी, 15 साल तक राज किया था, उस नंदीग्राम आंदोलन का जमीनी रणनीतिकार यही शुभेंदु अधिकारी थे। और इसीलिए 2014 के बाद जब बीजेपी बंगाल में अपनी जड़ें जमाने में लगी थी, तब शुभेंदु अधिकारी बीजेपी की नजर में आ चुके थे, क्योंकि बीजेपी को बंगाल में कोई ऐसा चाहिए था जो ममता बनर्जी को टक्कर दे, मजबूत और साफ छवि का नेता हो। ममता के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी का चुनाव करना बीजेपी के लिए यहां पर भी सही फैसला साबित हुआ। शुभेंदु को शुरू से ही पीएम मोदी और अमित शाह का भरपूर सहयोग मिला। और एक तस्वीर आपके सामने रखता हूं। बीजेपी ने 2020 में शुभेंदु को पार्टी ज्वाइन कराई, 2021 में ममता बनर्जी के खिलाफ नंदीग्राम सीट पर खड़ा कर दिया। इसी चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को सिर्फ लेकिन 1956 वोटों से हरा दिया। लेकिन बंगाल के सीएम को हराने से शुभेंदु का कद बंगाल बीजेपी में सबसे बड़ा होना भी था। बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को इसका इनाम दिया और बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता बना दिया। फिर साल 2026 यानी इस बार वाला चुनाव आया, शुभेंदु अधिकारी ने करिश्मा फिर दोहरा दिया। आपकी ममता बनर्जी के घर तक पहुंचे, यानी भवानीपुर में उन्हें 15,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया और सीएम की कुर्सी भी छीन ली, क्योंकि पार्टी भी हार गई थी। अब जबकि असम और बंगाल में बीजेपी का सीएम बनने जा रहा है, तब राहुल गांधी और ममता बनर्जी ये जरूर सोच रहे होंगे कि काश उस वक्त उन्होंने कुछ ऐसा किया होता कि हिमंता शुभेंदु मान गए होते, बीजेपी में नहीं गए होते, तो आज कम से कम इन दोनों पार्टियों को सत्ता से बाहर नहीं बैठना पड़ता। इसीलिए बंगाल में बीजेपी विधायक दल की बैठक में अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी की तारीफ की और कहा कि शुभेंदु ने ममता को 2 बार हराकर और इस बार तो उनके घर में हराकर अपनी लोकप्रियता साबित की है। सुनिए। भवानीपुर की जनता का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। शुभेंदु दा ने गत चुनाव में दीदी को नंदीग्राम में हराया था। मैंने दीदी का एक इंटरव्यू देखा था, वो कहती थी मैं इनके गढ़ में लड़ने के लिए चली गई। दीदी इस बार तो शुभेंदु दा ने आपके घर में आकर हराया है। शुभेंदु अधिकारी के सियासी करियर में नंदीग्राम का सबसे बड़ा रोल है। जिस नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी को राजनीतिक पहचान मिली, पद और कद बढ़ गया, उसी नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराकर शुभेंदु अधिकारी बंगाल बीजेपी के सबसे बड़े कद्दावर और सीएम पद के भी सबसे बड़े दावेदार बने। शुभेंदु अधिकारी का पूरा राजनीतिक जीवन 37 साल का है। साल 1989 में उन्होंने कांग्रेस की छात्र परिषद से अपना सियासी सफर या राजनीतिक सफर आप कह लीजिए शुरू किया। 1995 में काथी नगर पालिका के पार्षद बने, 1998 में टीएमसी ज्वाइन की, लेकिन उनके राजनीतिक जीवन का पहला टर्निंग पॉइंट 2007 में शुरू हुआ। नंदीग्राम आंदोलन जब शुरू हुआ था तब का समय। इस आंदोलन के लिए शुभेंदु ने भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी यानी बीयूपीसी का गठन किया, और इसी आंदोलन की वजह से साल 2011 में बंगाल की 34 साल पुरानी लेफ्ट की सरकार को उखाड़ फेंका टीएमसी। इसके बाद शुभेंदु लंबे समय तक ममता बनर्जी के करीबी नेता बने रहे, भरोसेमंद बने रहे, लेकिन 2020 में उन्होंने टीएमसी छोड़ दिया, बीजेपी ज्वाइन कर।
2021 के विधानसभा चुनाव में उसी नंदीग्राम सीट पर ममता का मुकाबला सुवेंदु अधिकारी से हुआ और सुवेंदु ने उन्हें हरा दिया। अब नंदीग्राम ही एक बार फिर से उनके करियर का दूसरा टर्निंग पॉइंट साबित हो गया। आज सुबह अमित शाह जब कोलकाता पहुंचे तब अभिषेक बनर्जी का कौन सा बयान वायरल हुआ और ट्रेंड में आ गया और कैसे बीजेपी ने अभिषेक के बयान के खूब मजे ले लिए, यह आपको आगे बताने वाला हूं, क्योंकि इसकी चर्चा बहुत हुई है पूरे चुनाव। लेकिन आप पहले देखिए कि आज कोलकाता पहुंचने के बाद अमित शाह सबसे पहले दक्षिणेश्वर काली मंदिर, वहां मां काली की विधिवत पूजा अर्चना की। अमित शाह ने मां काली को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। इस चुनाव में कालीबाड़ी मंदिर बड़ा टर्निंग पॉइंट कैसे बना, वो अब आपको बताता हूं। यह वही कालीबाड़ी मंदिर है जहां मांस चढ़ाने की प्रथा है। इस बार टीएमसी बीजेपी के खिलाफ यही नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही थी कि अगर बीजेपी सत्ता में आ जाती है तो बंगाल में मांस मछली बैन हो जाएगा। इस नैरेटिव को पीएम मोदी ने कालीबाड़ी मंदिर जाकर ध्वस्त कर दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी खुद शुद्ध शाकाहारी हैं। इस मंदिर में मोदी के जाने से बंगाल में यह मैसेज चला गया कि टीएमसी झूठा नैरेटिव फैला रही है, बीजेपी के आने से ऐसा कुछ नहीं होगा। और बीजेपी के ऐसे नेता जो नॉनवेज खाने वाले हैं, उन्होंने बंगाल पहुंचकर ना सिर्फ नॉनवेज खाया बल्कि वीडियो बनाकर भी लोगों के सामने रखा कि हम खान पान के विरोध में नहीं हैं, जिससे बंगाल को यह भरोसा हो सके कि खाने पीने की उनकी इच्छा से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और बीजेपी आएगी तो उन पर भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद बंगाल की जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया। कोलकाता का दक्षिणेश्वर काली मंदिर रामचंद्र परमहंस से भी जुड़ा है। मान्यता है कि यहां मां काली ने साक्षात दर्शन दिए थे। पूरे देश से लोग इस काली मंदिर में अपनी मन्नत लेकर पहुंचते हैं। पूरे बंगाल समाज पर इस मंदिर का विशेष प्रभाव है। आज जब अमित शाह कालीबाड़ी मंदिर में दर्शन करके बाहर आए तब उन्हें बधाई देने के लिए सैकड़ों लोग वहां पर पहुंच गए थे। अमित शाह उनके बीच चले गए और उनका अभिवादन स्वीकार किया। यह तस्वीर आप देखिए। अमित शाह के कोलकाता पहुंचने पर सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा। इस पोस्ट में उन्होंने अमित शाह को आधुनिक चाणक्य बताया और उन्हें बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत का क्रेडिट दे दिया। क्या लिखा वो आप देखिए। सुवेंदु ने लिखा कि यह पहली बार है जब आधुनिक चाणक्य बीजेपी की शानदार जीत के बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पश्चिम बंगाल की इस पावन भूमि पर पधारे। आपका रणनीतिक दूरदृष्टि ही इस ऐतिहासिक विजय की आधारशिला रही। बंगाल की जनता प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में सुनार बांग्ला का पुनर्निर्माण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह लिखा सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पर। लेकिन इन सबके बीच मजे भी लिए आज भारतीय जनता पार्टी ने और मजे लिए अभिषेक बनर्जी के। कहा जाता है कि कॉन्फिडेंस सही है, लेकिन पॉलिटिक्स में अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तो यह कई बार उल्टा पड़ जाता है। यही हुआ और ऐसा होता है तो फिर आदमी मुंह दिखाने लायक नहीं बचता। अभिषेक बनर्जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। अभिषेक बनर्जी ने, आपको याद होगा कि चुनाव के मंच से अमित शाह को खुल्लम खुल्ला चैलेंज दे दिया था और चैलेंज दिया था कि दम है तो आइए 4 मई को कोलकाता में रुक जाइए, 12 बजे के बाद मिलूंगा। आप सोचिए, देश के गृह मंत्री को धमकी दी थी, चैलेंज दिया था। आज जब अमित शाह कोलकाता पहुंचे तो सोशल मीडिया पर लोग अभिषेक से पूछने लगे कि भाई शाह आ गए, आप कहां हो, आते क्यों नहीं, चैलेंज का क्या हुआ। और वही बयान लोगों ने सोशल मीडिया पर शेयर करके मजे लेना शुरू कर दिया। दिल्ली बीजेपी ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक वीडियो शेयर किया जिसमें लिखा था कि अमित शाह तो कोलकाता पहुंच गए, लेकिन अभिषेक बनर्जी का कहीं पता नहीं है। बीजेपी सांसद राहुल सिन्हा ने भी अभिषेक बनर्जी पर तंज कसा। तो अहंकारी लोग ने कहे थे जो अमित शाह को या कोई केंद्रीय नेता 4 तारीख के बाद आ नहीं पाएंगे। आज देखिए 56 इंची छाती लेके अमित शाह यहीं पर आया। और जो लोग ऐसा अहंकारी बात कहे थे वो लोग मुख छुपा के मेरे घर पे बैठा है। आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। कुछ हमदर्द भी हैं। ममता बनर्जी के हमदर्द अखिलेश यादव साल 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी को पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और आधी आबादी विरोधी बताने में जुट गए। दूसरी ओर राहुल गांधी ने भी बीजेपी को ओबीसी विरोधी बताने का दुष्प्रचार शुरू कर दिया। पिछले करीब 2 साल से ये दोनों नेता बीजेपी के खिलाफ यही नैरेटिव सेट करने में जुट गए कि भाई ये बीजेपी पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है, महिला विरोधी है। लेकिन बंगाल चुनाव में सब नैरेटिव की धज्जियां उड़ गई। अखिलेश और राहुल के इस नैरेटिव की हवा निकल गई। अब कैसे ये नैरेटिव की हवा निकल गई, मैं आपको आंकड़ों के जरिए समझाता हूं। फिर आपको यह लगेगा कि यह पिछड़ा विरोधी वाला जो नैरेटिव था, कैसे वो सिर्फ चुनावी फायदा लेने के लिए वो नैरेटिव गढ़ा गया था। बहुत ध्यान से आप इस आंकड़े को देखिएगा कि क्या बीजेपी पिछड़ा विरोधी है। जो नैरेटिव सेट किया जा रहा था, इसका आप
एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं और यह तस्वीर आपको क्लियर कर देगी कि कैसे बंगाल ने एक बड़ी लड़ाई में बीजेपी को फायदा दिलाया है आने वाले समय में। अब बंगाल में आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो एससी की 68 सीटें हैं और इन 68 सीटों में आप देखिए बीजेपी कितना जीती और टीएमसी कितना जीती है। बीजेपी ने 51 सीट जीती है और टीएमसी जीत रही है 17 सीट। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर बीजेपी पिछड़ा विरोधी रहती, एससी विरोधी रहती, तो साहब 68 में से 51 सीट मिलती और टीएमसी को 17 ही मिलती। तो कहां गए राहुल गांधी, अखिलेश यादव जो कह रहे थे कि बीजेपी एससी विरोधी है। अब एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं एसटी सीट की बात। एसटी में 16 सीट है। इसमें इस आंकड़े को भी बहुत ध्यान से देखिएगा। अब इसमें बीजेपी कितनी जीती और टीएमसी कितनी जीती साहब? 16 सीट, यानी सारी सीट बीजेपी ने जीत लिया और टीएमसी ने कितना जीता? 0, गोल अंडा, यह मिला टीएमसी को। तो अगर एससी एसटी विरोधी का नैरेटिव है तो फिर यह नैरेटिव बंगाल चुनाव में क्यों नहीं चला? और इसीलिए यूपी में हड़कंप मचा हुआ है, खलबली मची हुई है कि साहब ये वाला नैरेटिव अगर चला गया यूपी में घूम घाम के तो फिर क्या होगा, क्योंकि वहां तो पीडीए वाला नारा दिया जा रहा है। मतलब आप ऐसे देखिए कि बंगाल की कुल 294 सीटों में से कुल जो है 294 सीटें बंगाल में कुल 294 सीटें हैं और उन 294 सीटों में से एक मैं आपको आंकड़ा रखता हूं, कुल जो 84 सीटें हैं ये आरक्षित सीटें हैं और इन आरक्षित सीटों में से कितना किसके हिस्से गया ये भी आप एक तस्वीर आप देखिए, फिर उसके बाद आपको अंदाजा लगेगा कि दरअसल तस्वीर क्या है। इन 84 सीटों में से जो बीजेपी जीत रही है, बीजेपी और टीएमसी, बीजेपी सीट जीती है 67 और टीएमसी जीत रही है सिर्फ 17। अब सोचिए 294 सीट में से 84 आरक्षित सीट, इन 84 में से 67 बीजेपी जीत रही है और टीएमसी जीत रही है 17। तो काहे का पिछड़ा दलित विरोधी भाई, ये नैरेटिव फैलाना बंद करिए और यही नैरेटिव अगर फैलाते रहेंगे तो दूसरे चुनावों में आपको बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। अब कौन दलित है, पिछड़ा विरोधी है, बीजेपी है कि इंडिया गठबंधन है, इसका फैसला बंगाल की जनता ने कर दिया है। और इसी के साथ जो मैं पहले कह रहा था कि अखिलेश और राहुल गांधी का झूठा नैरेटिव भी औंधे मुंह गिर गया है। तो यह तस्वीर याद रखिएगा और इस तस्वीर की भनक जो है आने वाले समय में आपको यूपी चुनाव में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पर भी पीडीए वाला खेल चलेगा। तो पीडीए वाला खेल कहीं फिर ना उल्टा पड़ जाए। मतलब इतना साफ जनादेश होने के बावजूद टीएमसी हार मानने को तैयार नहीं। ममता बनर्जी ने हारने के बाद पद से इस्तीफा ही नहीं दिया। यह भी हुआ। लोकतंत्र के ऐसे अपमान पर बीजेपी ने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का एक एआई वीडियो जारी किया। इस वीडियो में ममता और अभिषेक को यह बात करते हुए दिखाया गया कि हार का ठिकरा एसआईआर और ईवीएम पर फोड़ देना चाहिए। तो बंगाल में 15 साल बाद इतनी प्रचंड हार टीएमसी को पच नहीं रही है, इसीलिए पूरे बंगाल में हिंसा, हत्या, बमबाजी, धमकी सब चालू। कल हावड़ा में जो बम फटा था उसका नया वीडियो सामने आया। इस वायरल वीडियो में बम धमाके के बाद धुआं दिखाई दे रहा है। आप तस्वीर देखिए, गली में भगदड़ मची हुई है, लोग भाग रहे हैं, अफरा तफरी। इस इलाके से जीत कर आई बीजेपी प्रत्याशी और आरजीकर केस में जान गंवाने वाली डॉक्टर बेटी की मां रत्ना देवनाथ ने क्या बताया वो आपको सुनना चाहिए। ব্লাস্ট হয়েছে, তবে আমার বাড়ির সামনে হয়নি, 14 নম্বর ওয়ার্ডে হয়েছে। দুজন খুব ইনজিওর্ড হয়েছে আর 7 জন হসপিটালে অ্যাডমিট হতে হয়েছিল। তারা এখনো দুজন হসপিটালেই আছে।